आज हम ईएनटी का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, पेरिफेरल रिसेप्टर्स एंड फिजियोलॉजी ऑफ ऑडिटरी एंड वेस्टिबुलर सिस्टम। तो इस चैप्टर 2 में सबसे पहले जो है वो हम ऑडिटरी सिस्टम देखेंगे। इसमें है सबसे पहले ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई। इस फिगर को देखेंगे तभी हमें ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है वो समझ आएगा। ठीक है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी जो है ये सेंस ऑर्गन होता है हमारी हियरिंग का, और ये सिचुएटेड होता है बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर। जो पिछले चैप्टर में हमने देखा कि बेसिलर मेम्ब्रेन कहाँ पे होती है। ठीक है, तो इस बेसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी होता है लोकेटेड। अब इसके इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं? सबसे पहले नंबर 1, टनल ऑफ कॉर्टी। टनल ऑफ कॉर्टी क्या है? ये बनती है बाय द इनर एंड आउटर रॉड्स भी कहते हैं उनको, या फिर पिलार सेल्स भी कहते हैं, मतलब इनर एंड आउटर पिलार सेल्स। ठीक है, यहाँ पे लेबलिंग नहीं हुई, ये इनर पिलार सेल या आउटर पिलार सेल। इस फोटो में देख लें, ये टनल इस तरह बनती है। ठीक है, इनर एंड आउटर पिलार सेल्स। अब इस टनल में जो है ना वो क्या होता है, इसमें एक फ्लूइड होता है जिसको हम कहते हैं कॉर्टी लिम्फ कहेंगे। एग्जैक्ट फंक्शन रॉड्स का और इस कॉर्टी लिम्फ का अननोन है। दूसरा नंबर 2 स्ट्रक्चर पढ़ें तो दूसरा कंपोनेंट ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का है हेयर सेल्स। अब हेयर सेल्स जो होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिसेप्टर्स होते हैं हेयरिंग के। ठीक है, और ये ट्रांसड्यूस कर देते हैं हमारी साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। इनर हेयर सेल्स जो होते हैं ना, ये सिर्फ एक सिंगल रो बनाते हैं, जबकि आउटर हेयर सेल्स जो होते हैं ये अरेंज होते हैं 3 या 4 रोज में। ठीक है, इनर हेयर सेल्स जो हैं ये रिचली सप्लाई होते हैं बाय एफरेंट कॉक्लियर फाइबर्स के साथ। ठीक है, और ये प्रोबेबली मोर इम्पोर्टेंट होते हैं इन द ट्रांसमिशन ऑफ द ऑडिटरी इम्पल्स में, इनर हेयर सेल्स। जबकि आउटर हेयर सेल्स जो हैं ये मेनली रिसीव करेंगे ईफरेंट इनर्वेशन फ्रॉम द ओलिवरी कॉम्प्लेक्स जो होता है हमारे ब्रेन में, और ये कंसर्न होते हैं विथ मॉड्यूलेटिंग द फंक्शन ऑफ द इनर हेयर सेल्स। इसी के फंक्शन को ये मॉड्यूलेट करेंगे। बस टेबल 2.1 में जो है ये डिफरेंस गिवन है इनर एंड आउटर हेयर सेल्स का। तो इनर वाले 3500 होते हैं नंबर में, जबकि ये 12,000, तो ये बहुत ज़्यादा होंगे आउटर हेयर सेल्स। हमने कहा कि इसकी 3 या 4 रोज होती हैं, जबकि इसकी 1 रो होगी, और इनकी शेप जो है ना इनर वालों की फ्लास्क शेप, जबकि ये जो है सिलेंड्रिकल होंगे। नर्व सप्लाई हमने कहा इनको एफरेंट मिलती है और फ्यू इफरेंट, जबकि इनको जो है आउटर हेयर सेल्स को मेनली इफरेंट फाइबर्स मिलेंगे एंड वेरी फ्यू एफरेंट। और इसके अलावा डेवलपमेंट इनकी अर्लियर होगी, इनकी लेट होगी। ये ऑडिटरी स्टिमुला को ट्रांसमिट करेंगे, जबकि ये मॉड्यूलेट करेंगे इनर हेयर सेल्स का ही फंक्शन। वल्नरेबिलिटी ज़्यादा रेजिस्टेंट होते हैं, इनर होते हैं, और ये जो है इजीली डैमेज हो जाते हैं बाय ऑटोटॉक्सिक ड्रग्स, हाई इंटेंसिटी वाली नॉइज़, उनसे मतलब इजीली डैमेज हो सकते हैं, जबकि वो मोस्टली रेजिस्टेंट होंगे इनर। नंबर 3 स्ट्रक्चर या कंपोनेंट देखते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टी का है सपोर्टिंग सेल्स। सपोर्टिंग सेल्स में सबसे पहले है डीटर सेल्स। ये जो डीटर सेल्स होते हैं ना, ये सिचुएटेड होते हैं बिटवीन द आउटर हेयर सेल्स, उनके बिल्कुल आउटर साइड पे, और ये प्रोवाइड करते हैं इनको सपोर्ट, यानी आउटर हेयर सेल्स को ये सपोर्ट दे रहे हैं डीटर सेल्स ऑफ द हैंसन लाई आउटसाइड द डीटर सेल। ये भी सपोर्टिंग है हैंसन सेल, ये आउटर लाई कर रहे हैं टू द डीटर सेल्स, बाहर की जानिब। नंबर 4 कंपोनेंट है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है ना, ये कंसिस्ट करती है जेलेटिनस मैट्रिक्स, और इसमें डेलिकेट फाइबर्स होते हैं। ये ओवरलैप कर रही होती है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी को। शेयरिंग फोर्स बिटवीन द हेयर सेल्स एंड द टेक्टोरियल मेम्ब्रेन जो है ना, वो फोर्स प्रोड्यूस करती है स्टिमुलस टू द हेयर सेल। जो शेयरिंग फोर्स आती है इन दोनों के दरमियान, तो उससे स्टिमुलस प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ये कंपोनेंट्स हो गए। अब आते हैं नर्व सप्लाई ऑफ द हेयर सेल्स पे। देखिए 95% जो एफरेंट फाइबर्स होते हैं ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन सप्लाई करेंगे हमारे इनर हेयर सेल्स को, जबकि सिर्फ 5% सप्लाई करेंगे आउटर हेयर सेल्स को, कम है। ये होगी एफरेंट की बात। अब इफरेंट फाइबर्स जो हैं टू द हेयर सेल्स कम फ्रॉम, इसको याद रखते हैं, ओलिवो कॉक्लियर बंडल। इफरेंट फाइबर्स इससे आएंगे, ओलिवो कॉक्लियर बंडल से। और इनकी जो सेल बॉडीज़ होती है ना, ये सिचुएटेड होती हैं सुपीरियर ओलाइवरी कॉम्प्लेक्स में। ये न्यूरो एनाटमी में हमने पढ़ा था। ईच कोक्लिया सेंड्स इनर्वेशन टू बोथ साइड्स ऑफ द ब्रेन, मतलब दोनों क्योंकि उसमें डिकसेशन होती है फाइबर्स की, तो इसलिए ईच कोक्लिया जो है ना दोनों साइड ऑफ द ब्रेन को सप्लाई करता है। नेक्स्ट है ऑडिटरी न्यूरल पाथवेज एंड देयर न्यूक्लियाई।
अब ये फिगर देखिए 2.2, इसमें देखिए हेयर सेल्स जो है ना, अब ये बात सुन लें से कि जो हेयर सेल्स होते हैं वो इनर्वेट होते हैं बाय डेंड्राइट्स ऑफ द बायपोलर सेल्स ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन। ठीक है, बायपोलर सेल्स की जो डेंड्राइट्स हैं कहाँ से आ रही हैं? स्पाइरल गैंग्लियन से, वो सप्लाई करेंगी हेयर सेल्स को। और ये स्पाइरल गैंग्लियन कहाँ पे सिचुएटेड होता है? रोसेंथल्स कनाल में। रोसेंथल्स कनाल क्या है? ये कनाल है जो रन करती है अलोंग द ओशियस स्पाइरल लेमिना। यहाँ पर ये है वो ओशियस स्पाइरल लेमिना, ठीक है, यहाँ से वो रन करेगी। उसके बाद कह रहा है कि जो एक्सॉन्स होंगे ना इन बायपोलर सेल्स के फॉर्म द कॉक्लियर डिवीजन ऑफ द क्रेनियल नर्व नंबर 8, यानी वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व की ये 8th जो क्रेनियल नर्व है उसकी ये कॉक्लियर डिवीजन बनाएंगे और फिर एंड कर जाएंगे इन द कॉक्लियर न्यूक्लियाई द डॉर्सल एंड वेंट्रल ऑन ईच साइड ऑफ द मेडुला, दोनों साइड से होते हैं। फर्दर कोर्स ऑफ ऑडिटरी पाथवे इज कॉम्प्लेक्स फ्रॉम कॉक्लियर न्यूक्लियाई द मेन न्यूक्लियाई इन द असेंडिंग ऑडिटरी पाथवे सीक्वेंशियली फ्रॉम बिलो अपवर्ड्स आर। अब मतलब ये ऑडिटरी पाथवे है बिलो अपवर्ड्स, ठीक है। इस पिक्चर को देखेंगे तो ज़्यादा समझ सही से आएगा। सबसे पहले है सुपीरियर ओलाइवरी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, उसमें जा रहे हैं फाइबर्स। तो उसके बाद जो है न्यूक्लियस ऑफ लेटरल लेमिनिस्कस, उसके बाद इंफीरियर कोलिकुलस, फिर मीडियल जेनिकुलेट बॉडी और उसके बाद ऑडिटरी कॉर्टेक्स। आई थिंक इसका निमोनिक ई कोलाई भी था, तो उससे भी याद रख लें। जो ऑडिटरी फाइबर्स होते हैं ना, ये ट्रैवल करते हैं इप्सीलेटरली यानी सेम साइड पे और कॉन्ट्रालेटरली ऑपोजिट साइड पे भी रूट्स में, और इनको ना मल्टीपल डीकसेशन पॉइंट्स भी होती हैं। तो थस ईच ईयर जो है वो रिप्रेजेंट होता है इन बोथ सेरिब्रल हमारे हेमिस्फीयर्स में। द एरिया ऑफ द कॉर्टेक्स जो कंसर्न होता है ना हेयरिंग के साथ, वो सिचुएटेड होता है सुपीरियर टेम्पोरल गायरस में। ब्रॉडमैन एरिया 41 में वो ये लोकेटेड होता है। सुपीरियर टेम्पोरल गायरस, ब्रॉडमैन एरिया 41। फॉर ऑडिटरी पाथवेज रिमेंबर द निमोनिक ई कोलाई। हाँ, यहाँ पे भी लिखा है ई कोलाई MA, ई कोलाई MA, ये निमोनिक याद कर लें। 8th क्रेनियल नर्व है, उसके बाद ये कॉक्लियर न्यूक्लियाई, ओलाइवरी कॉम्प्लेक्स, लेटरल लेमिनिस्कस, इंफीरियर कोलिकुलस, मीडियल जेनिकुलेट बॉडी एंड ऑडिटरी कॉर्टेक्स। जो अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाई बिल्कुल वैसा ही। अब आते हैं नेक्स्ट फिजियोलॉजी ऑफ द हियरिंग पे। Any vibrating object causes waves of compression and refraction and is capable of producing sound. तो हमें पता है कि साउंड इन्हीं दो मैकेनिज्म्स की वजह से होती है, कंप्रेशन एंड रिफ्रैक्शन। इन द एयर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड एट सी लेवल साउंड जो है वो ट्रैवल करती है द स्पीड 344 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ट्रैवल करती है फास्टर लिक्विड्स में एंड सॉलिड्स में देन इन द एयर। आल्सो जब साउंड एनर्जी को पास होना होता है एयर से टू द लिक्विड मीडियम में, तो मोस्ट ऑफ इट जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाती है बिकॉज ऑफ द इम्पिडेंस ऑफर्ड बाय द लिक्विड। आगे है मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। A sound signal in the environment is collected by pinna, फिर वो पास होगा एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल से और फिर स्ट्राइक करेगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन को। तो वाइब्रेशंस जो हैं टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की फिर वो ट्रांसमिट होंगी स्टेपीस के फुट प्लेट से थ्रू द चेन ऑफ द ऑसिकल्स से कपल टू द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। मूवमेंट जो है ना स्टेपीस के फुट प्लेट की वो कॉज कराती है प्रेशर चेंजेस इन द लेब्रिंथाइन फ्लूइड्स, ठीक है। फिर इस फिगर को भी साथ देख लें तो पिना से साउंड एनर्जी पास हुई एक्सटर्नल ऑडिटरी कनाल, उसके बाद इस मेम्ब्रेन को टिम्पैनिक को जाके स्ट्राइक की, वहाँ से फुट प्लेट ऑफ जिस स्टेपीस है ना वो जो है वहाँ पे ये ट्रांसमिट हो जाएगी साउंड एनर्जी। तो मतलब स्टेपीस के फुट प्लेट की जो मूवमेंट है वो कॉज कराएगी प्रेशर चेंजेस इन द लेब्रिंथाइन फ्लूइड में जो यहाँ पे होगा, विच मूव्स द बेसिलर मेम्ब्रेन, ठीक है, उसको मूव करेगा। दिस स्टिमुलेट्स द हेयर सेल्स ऑफ ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो उसके बाद जो है ना ये ऑर्गन ऑफ कोटाई जो है इनके जो हेयर सेल्स हैं ये स्टिमुलेट हो जाएंगे। इट इज़ दीज हेयर सेल्स विच एक्ट एज ट्रांसड्यूसर्स एंड कन्वर्ट द मैकेनिकल एनर्जी into electrical impulses which travel along the auditory nerve. Thus the mechanism of hearing can be broadly divided into number 1, सबसे पहले हमने देखा मैकेनिकल कंडक्शन हुई साउंड की, नंबर 2 ट्रांसडक्शन हुई मैकेनिकल एनर्जी की इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। ये हो गया सेंसरी सिस्टम कोक्लिया का इन्वॉल्व, जबकि नंबर 1 पॉइंट में यानी मैकेनिकल कंडक्शन ऑफ द साउंड में क्या हुआ, कंडक्टिव अपरेटस इन्वॉल्व था, पिना वगैरह ऑडिटरी कनाल वगैरह ऑसिकल्स, इसमें जो है
सेंसरी सिस्टम इन्वॉल्व है कोक्लिया का। और नंबर 3 होता है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस टू द ब्रेन, जो आगे है, तो ये हो गया न्यूरल पाथवे ब्रेन की तरफ, ठीक है। अब आ जाते हैं आगे कंडक्शन ऑफ साउंड। A person under the water cannot hear any sound made in the air because 99% of the जो sound energy होती है वो reflect away हो जाती है from the surface of the water because of the impedance offered by it, ठीक है, impedance। इसी तरह की सिचुएशन जो एग्जिस्ट करती है एयर में, जब हमारी जो एयर कंडक्टेड साउंड है उसको ट्रैवल करना होता है कॉक्लियर फ्लूइड्स के अंदर, क्योंकि वहाँ पे भी फ्लूइड है, लिक्विड है। तो नेचर ने कंपनसेट कर दिया है इस लॉस ऑफ साउंड एनर्जी को बाय इंटरपोजिंग द मिडल ईयर विच कन्वर्ट्स द साउंड ऑफ द ग्रेटर एम्पलीट्यूड, यानी ग्रेटर एम्पलीट्यूड वाली साउंड को, लेकिन लेस फोर्स वाली को, टू दैट ऑफ द लेसर एम्पलीट्यूड बट ग्रेटर फोर्स के अंदर। तो ये बहुत ही अच्छा मैकेनिज्म है बाय नेचर। दिस फंक्शन ऑफ द मिडल ईयर इज कॉल्ड इम्पिडेंस कहलाती है। इसको कहेंगे इम्पिडेंस मैचिंग मैकेनिज्म ऑफ द ट्रांसफॉर्मर एक्शन, यानी इम्पिडेंस मैचिंग मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको ट्रांसफॉर्मर एक्शन भी कहेंगे। मिडल ईयर का ही एक्शन है। ये अकम्प्लिश कैसे होता है? नंबर 1 पहले है लेवर एक्शन ऑफ द ऑसिकल्स। ये जो 3 हमारी ऑसिकल्स होती है ना, हैंडल ऑफ द मेलियस जो है, ये 1.3 टाइम्स लॉन्गर होता है देन लॉन्ग प्रोसेस ऑफ द इनकस, प्रोवाइडिंग अ मैकेनिकल एडवांटेज ऑफ 1.3, ठीक है। एक ये हो गया लेवर एक्शन, ड्यू टू मैकेनिकल एडवांटेज हुआ है क्योंकि उसका हैंडल जो है वो लॉन्गर है। दूसरा होता है हाइड्रोलिक एक्शन ऑफ टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। एरिया टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का जो है ना, ये भी मच लार्जर होता है देन द एरिया ऑफ द स्टेपीज फुट प्लेट। एवरेज रेशियो बिटवीन द टू जो है वो होगा कितना, 21 उसका, जबकि 1 स्टेपीज की फुट प्लेट का, 21:1। As the effective vibratory area of the tympanic membrane is only 2/3, the effective aerial ratio is reduced to 14:1। क्यों ये reduced क्यों हुआ रेशियो? क्योंकि जो इफेक्टिव जिससे tympanic membrane का वो एरिया जिससे जो है वो इफेक्टिव है, जो यूज़ में है, वो सिर्फ 2/3 होता है, पार्स टेंसा वाला। एंड दिस इज़ मैकेनिकल एडवांटेज प्रोवाइडेड बाय द tympanic membrane, ठीक है। ये 14:1 ये एडवांटेज, दूसरा ये 1.3। तो प्रोडक्ट ऑफ द एरियल रेशियो एंड लेवर एक्शन ऑफ द ऑसिकल हो गया 18:1, ठीक है। ये इनका प्रोडक्ट हो गया। अकॉर्डिंग टू सम वर्कर्स, वेवर एंड लॉरेंस, आउट ऑफ टोटल 90 millimeter square एरिया ऑफ द ह्यूमन tympanic membrane, only 55 millimeter square is functional, and given the ratio, again given the area of the stapes footplate 3.2 millimeter square, the aerial ratio is 17:1 and total transformer ratio 17 into 1.3 is 22:1, 22.1। अब ये फिगर देखें ना, तो इसमें टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है। यहाँ पे बताया गया कि जो इफेक्टिव वाइब्रेटरी एरिया है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का वो सिर्फ 45 मिलीमीटर स्क्वायर है, जबकि फुट प्लेट का जो एरिया है ये 3.2 मिलीमीटर स्क्वायर। एरियल रेशियो हो गया 14:1। ये लेवर ओसिकल्स वाला जो रेशियो हमने पहले कैलकुलेट किया वो 1.3:1 निकला था, और टोटल जो ट्रांसफॉर्मर रेशियो है वो इस एरियल रेशियो को 14 into 1.3 हो गया 18.2:1 से 18.1 कह लें, ठीक है। ट्रांसफॉर्मर एक्शन है मिडल ईयर का, हाइड्रोलिक इफेक्ट है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन का, एंड लेवर एक्शन है हमारे ऑसिकल्स का। ये कंबाइन करके कंपनसेट कर रही है साउंड एनर्जी को लॉस्ट ड्यूरिंग इट्स ट्रांसमिशन फ्रॉम एयर इनटू द लिक्विड मीडियम, तो उसको कंपनसेट कर रही है। उसके बाद है कर्व्ड मेम्ब्रेन इफेक्ट। देखिए, मूवमेंट्स टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की जो है मोर होती हैं एट द पेरिफेरी देन एट द सेंटर वेयर मेलियस हैंडल इज अटैच, तो यहाँ पे इतनी नहीं होंगी। ये भी जो है ना कुछ लेवरेज प्रोवाइड करता है। उसके बाद है फेज डिफरेंशियल बिटवीन ओवल एंड राउंड विंडोज़। Sound waves striking the tympanic membrane do not reach the oval and round windows simultaneously, ठीक है, साथ नहीं आती। There is preferential pathway to the oval window because of the ossicular chain, ठीक है। तो इसकी बात हो रही है, ये जो थी हमारी ओवल विंडो थी, यहाँ पे स्टेपीस का फुट प्लेट था, और यहाँ पे ये राउंड विंडो, ठीक है। तो यहाँ पे साउंड जो होती है, साउंड वेव्स मतलब सिमल्टेनियसली नहीं स्ट्राइक करती। तो हमने कहा कि ओवल विंडो के लिए एक प्रेफरेंशियल पाथवे होता है बिकॉज ऑफ द ऑसिकुलर चेन की वजह से, उन बोन्स की वजह से। तो जब ओवल विंडो है जो है वो रिसीव करती है वेव ऑफ कंप्रेशन, तो राउंड विंडो जो है ना
उसमें आ जाएगा फेज ऑफ रीफैक्शन। अगर साउंड वेव्स जो हैं वर टू स्ट्राइक बोथ विंडोज सिमल्टेनियसली, अगर ऐसा होता तो दे वुड कैंसल ईच अदर्स इफेक्ट विद नो मूवमेंट ऑफ द पेरिलिम्फ एंड नो हियरिंग, कुछ सुनाई ना देता। तो ये जो अकॉस्टिक सेपरेशन है ना विंडोज़ की, ये अचीव होती है बाय द प्रेजेंस ऑफ इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन एंड अ कुशन ऑफ एयर इन द मिडल ईयर। इसकी वजह से भी है, इंटैक्ट टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की वजह से, एंड द कुशन ऑफ द एयर इन द मिडल ईयर अराउंड द राउंड विंडो। ठीक है, राउंड विंडो के अराउंड तो एयर ही है ना, क्योंकि वहाँ पे तो बोन है ओवल विंडो के पास। तो ये दो बेनिफिशियल पॉइंट्स हैं। फेज डिफरेंशियल बिटवीन द विंडोज कॉन्ट्रीब्यूट्स 4 डेसिबल व्हेन टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज़ इंटैक्ट। तो मतलब इतना ये फेज डिफरेंस हमें मिलता है जब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन सही सलामत हो। डिजीज़ वाली कंडीशन फिर वो चेंज हो जाएगा, वो हम आगे देखेंगे। फिर है नेचुरल रेजोनेंस ऑफ एक्सटर्नल एंड मिडल ईयर। Inherent anatomic and physiologic properties of the external and the middle ear allow certain frequencies of the sound to pass more easily to the inner ear due to their natural resonances। ठीक है, नेचुरल रेजोनेंस हमारे एक्सटर्नल ईयर कनाल की 3000 हर्ट्स होती है एंड दैट ऑफ द मिडल ईयर जो है 800 हर्ट्स होगी। फ्रीक्वेंसीज मोस्ट एफिशिएंटली ट्रांसमिटेड बाय द ऑसिकुलर चेन आर बिटवीन 500 and 2000 हर्ट्स। अब ऑसिकुलर चेन्स जो है इतनी रेंज की ट्रांसमिट कर रही हैं, while that by the tympanic membrane is 800 to 1600 hertz। Thus जो greatest sensitivity है साउंड ट्रांसमिशन की वो है between 500 and 3000। इतनी ज़्यादा सेंसिटिविटी है और इतनी लोवेस्ट सेंसिटिविटी। And these are the frequencies most important to man in day-to-day conversation। अब इस टेबल में देखिए नेचुरल रेजोनेंस एंड एफिशिएंसी ऑफ द ऑडिटरी apparatus। जो हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल वो 3000 हर्ट्ज, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन 800 to 1600, जबकि 800 जो है मिडल ईयर, और ऑसिकल्स हमारी जो है वो 500 to 2000 हर्ट्ज। ये इनकी इतनी रेजोनेंस है। उसके बाद आ जाता है ट्रांसडक्शन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। देखिए मूवमेंट जो है ना स्टेपीज की फुट प्लेट की ट्रांसमिट होती है टू द कॉक्लियर फ्लूइड, moves the basilar membrane and set up shearing force between the tectorial membrane and the hair cells। ठीक है, उन दोनों के दरमियान हमने कहा एक shearing force बनती है। तो ये जो डिस्ट्रोशन होती है ना हेयर सेल्स की, ये राइज देती है टू द कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स विच ट्रिगर द नर्व इम्पल्स। इस तरह से मतलब वो नर्व इम्पल्स ट्रिगर होगी, कॉक्लियर माइक्रोफोनिक्स बनेंगी ड्यू टू द डिस्ट्रोशन ऑफ द हेयर सेल्स। A sound wave, depending on its frequency, reaches maximum amplitude on a particular place on the basilar membrane and stimulates that segment। तो हम इसको कहेंगे ट्रेवलिंग वेव थ्योरी ऑफ वॉन बक्सी। ये थ्योरी हमने गाइटन में पढ़ी थी। उसके बाद है हायर फ्रीक्वेंसीज आर रिप्रेजेंटेड इन द बेसल टर्न ऑफ द कॉक्लिया। ये हमने पीछे भी बात पढ़ी, हाई फ्रीक्वेंसी बेसल में, एंड प्रोग्रेसिवली जो लोअर वन है वो एपेक्स पे रिप्रेजेंट होंगी। ठीक है, ये फिगर 2.4 भी यही डिनोट कर रहा है कि फ्रीक्वेंसी लोकलाइजेशन इन द कॉक्लिया, हायर फ्रीक्वेंसीज आर लोकलाइज्ड इन द बेसल टर्न एंड प्रोग्रेसिवली दे डिक्रीज एट द एपेक्स। फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग में हमने मैकेनिज्म पढ़ा, फिर कंडक्शन ऑफ साउंड, उसके बाद ट्रांसडक्शन पढ़ी मैकेनिकल की इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में। अब देखते हैं न्यूरल पाथवे नंबर 3। तो हेयर सेल्स जो है ना वो गेट इनर्वेशन फ्रॉम द बाइपोलर सेल्स ऑफ स्पाइरल गैंग्लियन, हमें पता है। सेंट्रल एक्सोन्स ऑफ दीज सेल्स कलेक्ट टू फॉर्म द कॉक्लियर नर्व। इनके मतलब जो सेंट्रल एक्सोन है ना वो यू कलेक्ट होके कॉक्लियर नर्व बनाएंगे विच गोज इनटू द वेंट्रल एंड डोर्सल कॉक्लियर न्यूक्लियाई में। ठीक है, इस फिगर में भी शोन है वेंट्रल एंड डोर्सल ये कॉक्लियर न्यूक्लियाई में जाएंगे। उसके बाद जो है फ्रॉम देयर बोथ क्रॉस्ड एंड अनक्रॉस्ड फाइबर्स जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं सुपीरियर ओलाइवरी न्यूक्लियस की तरफ, लेटरल लेमनिस्कस, inferior colliculus, medial geniculate body, and finally reach the auditory cortex of the temporal lobe, जिसको हमने कहा ब्रॉडबैंड एरिया 41, situated at the superior aspect, जो हमारा टेम्पोरल लोब का होता है उसकी superior aspect along the floor of the lateral cerebral fissure। ठीक है, तो ये इसकी भी लोकेशन हो गई। उसके बाद इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल्स ऑफ द कॉक्लिया एंड क्रेनियल नर्व नंबर 8। 4 तरह के पोटेंशियल्स जो हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं, 3 कॉक्लिया से और 1 जो है ना 8th क्रेनियल नर्व के फाइबर से। ये कौन से हैं? कॉक्लिया से जो 3 पोटेंशियल रिकॉर्ड हुए हैं वो एंडोकॉक्लियर पोटेंशियल होता है, दूसरा कॉक्लियर माइक्रोफोनिक, तीसरा सबमिटिंग पोटेंशियल। नाम याद कर लें,
जो नर्व फाइबर से मिल रहा है वो कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल। डिटेल में देखिए तो सबसे पहला एंडोकोक्लियर पोटेंशियल जो है ना, ये डायरेक्ट करंट होता है, डीसी होता है पोटेंशियल, जो रिकॉर्ड होता है हमारे स्केला मीडिया से। ये थे 3 वेस्टिबुला, ऊपर वाला, नीचे वाला टिम्पेना और बीच वाला मीडिया था, तो इसमें इसकी बात हो रही है। तो इस स्केला मीडिया का जो है ना पॉजिटिव 80 मिलीवोल्ट का होता है पोटेंशियल, और ये जनरेट होता है फ्रॉम द स्ट्राया वैस्कुलरिस से बाय द सोडियम पोटेशियम ATPase पंप, और प्रोवाइड करता है सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द कोक्लियर कंडक्शन। ठीक है, ये यहाँ पे होता है स्ट्राया वैस्कुलरिस, और उसकी वजह से जो है ये जनरेट होता है। इट इज़ प्रेजेंट एट रेस्ट एंड डज नॉट रिक्वायर साउंड स्टिमुलस। ये हर वक्त हमारा ये प्रेजेंट होता है रेस्ट पे, साउंड हो ना हो। तो ये पोटेंशियल जो है ना प्रोवाइड करता है सॉर्ट ऑफ बैटरी टू ड्राइव द करंट थ्रू द हेयर सेल्स when they move in response to a sound stimulus। मतलब हेयर सेल्स तो साउंड स्टिमुलस पे मूव करेंगे ना, तो उनको जो एनर्जी चाहिए, उनको जो करंट चाहिए, वो इस बैटरी की तरह ये एक्ट करेगा, ये पोटेंशियल, और उसको मतलब एक करंट प्रोवाइड करेगा। यहाँ पे लिखा है डेविस बैटरी मॉडल ऑफ द कोक्लियर ट्रांसडक्शन। स्केला मीडिया हैज़ a DC potential of 180 millivolt. Stimulation of the hair cells produces intracellular potential of 240 millivolt. This provides flow of current of 120 millivolt थ्रू द टॉप ऑफ हेयर सेल्स। नंबर 2 हमने कहा कोक्लियर माइक्रोफोनिक। जब बेसिलर मेम्ब्रेन जो है वो मूव करती है इन रिस्पॉन्स टू द साउंड स्टिमुलस, तो जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है ना एट द टिप्स ऑफ द हेयर सेल्स चेंजेस अलाउइंग फ्लो ऑफ पोटेशियम थ्रू द हेयर सेल्स। ठीक है, हेयर सेल्स की रेजिस्टेंस चेंज है, उसने अलाउ किया कि पोटेशियम आइंस फ्लो करें और प्रोड्यूस कर दें वोल्टेज फ्लक्चुएशन, जिसको हम कह रहे हैं कोक्लियर माइक्रोफोनिक। ठीक है, ये आपको पता हो कैसे जनरेट हुआ। अब ये एक AC पोटेंशियल होता है, अल्टरनेटिंग करंट है। तीसरा हमने कहा समिटिंग पोटेंशियल, ये भी DC पोटेंशियल है, और ये फॉलो करता है इन्वेलप ऑफ स्टिमुलेटिंग साउंड। ये प्रोड्यूस होता है बाय हेयर सेल्स। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। समिटिंग पोटेंशियल जो है डायग्नोसिस ऑफ द मेनरीज डिजीज़ में जो है यूज़ होता है। ये सुपर इम्पोज हुआ होता है ऑन द क्रेनियल नर्व नंबर 8 एक्शन पोटेंशियल। दोनों जो है कोक्लियर माइक्रोफोनिक और समेटिंग पोटेंशियल, ये दोनों जो है रिसेप्टर पोटेंशियल होते हैं जो देखे गए हैं इन अदर सेंसरी एंड ऑर्गन्स। ये डिफ़र करेंगे फ्रॉम द एक्शन पोटेंशियल इन दैट नंबर 1 कि ये ग्रेडेड होते हैं रादर देन ऑल और नन फिनोमेना। ये ऑल और नन नहीं होती, ये ग्रेडेड होते हैं। नंबर 2, इनको जो है लेटेंसी नहीं होती। तीसरा ये कि ये प्रोपागेट नहीं करते। ठीक है, प्रोपागेट नहीं करेंगे, और इनको पोस्ट रिस्पॉन्स रिफ्रैक्टरी पीरियड नहीं होता। ठीक है, पोस्ट रिस्पॉन्स रिफ्रैक्टरी पीरियड भी नहीं होता। तो ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चौथा हमने कहा कंपाउंड एक्शन पोटेंशियल, तो ये ऑल और नन रिस्पॉन्स होता है हमारे ऑडिटरी नर्व फाइबर्स का। अब आ जाते हैं हम वेस्टिबुलर सिस्टम पे। देखिए, जो पेरिफेरल रिसेप्टर्स हैं ये 2 तरह के होते हैं, क्रिस्टे एंड मैक्यूला। क्रिस्टे जो है ये लोकेटेड होते हैं इन द एम्पुलेटेड एंड्स ऑफ द 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स। जो हमने 3 सेमी सर्कुलर डक्ट्स पढ़ी, उनके एम्पुलेटेड एंड्स पे क्रिस्टे मौजूद होते हैं। ये रिसेप्टर रिस्पॉन्ड करेंगे एंगुलर एसेलरेशन को, ये याद रखिएगा, एंगुलर। जबकि जो मैक्यूला है ये ओटोलिथ ऑर्गन्स के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे कि आर्टिकल हो गया, सैक्यूल, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़े। मैक्यूला आर्टिकल का जो है वो लाए करेगा उसके फ्लोर में इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। मैक्यूला जबकि सैक्यूल का लाए करेगा उसकी मीडियल वॉल। ठीक है, मीडियल वॉल में इन्हें, लेकिन वर्टिकल प्लेन में। तो ये सेंस करेंगे किस चीज़ को, पोजीशन ऑफ द हेड को इन रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड लीनियर एसेलरेशन। हमारे हेड की पोजीशन ग्रेविटी के हिसाब से, हमारी लीनियर एसेलरेशन को, जबकि ये वाले एंगुलर एसेलरेशन को। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रिस्टा, 2.6 फिगर में है। इसमें देखें, ये जो है क्रिस्टा का स्ट्रक्चर ऐसा है कि ये क्रीसेंट लाइक माउंड होता है कनेक्टिव टिश्यूज़ का, जिनके ऊपर जो है ना सेंसरी एपिथेलियल सेल्स लाए कर रहे होते हैं। सीलिया सेंसरी हेयर सेल्स का प्रोजेक्ट करता है क्यूपा के अंदर, क्यूपुला के अंदर। ठीक है, उनका देखें सीलिया ये उनमें प्रोजेक्ट कर रहा है, जो कि क्या है, वो एक जेलेटिनस मास होता है जो एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द सरफेस ऑफ क्रिस्टा टू द सीलिंग ऑफ एम्पुला। ये देखिए, एम्पुला की सीलिंग तक ये एक्सटेंड करता है एक जेलेटिनस मास, एंड फॉर्म्स अ वाटर टाइट पार्टीशन ओनली टू बी डिस्प्लेस टू वन और अदर साइड लाइक अ स्विंग डोर। इस तरह ये मूव करेगा, ये बिल्कुल पार्टीशन कर रहा है विथ मूवमेंट्स ऑफ एंडोलिम्स। जब मूव करेगा तब
जेलेटिनस मास ऑफ द क्यूपुला जो है ये कंसिस्ट करता है इस पॉलीसैकेराइड का, और इसमें ना कनाल्स होती हैं जो प्रोजेक्ट करती हैं इनटू विच प्रोजेक्ट द सीलिया ऑफ द सेंसरी सेल्स। इन सेंसरी सेल्स की जो सीलिया हैं ये इन कनाल्स में प्रोजेक्ट करते हैं। हेयर सेल्स जो है वो दो तरह के होते हैं। अब इस फिगर में है हेयर सेल्स के बारे में। दो तरह के होते हैं, टाइप 1 सेल्स होते हैं। टाइप 1 हेयर सेल्स जो है ना वो फ्लास्क शेप के होते हैं और उनको सिंगल लार्ज कप लाइक नर्व टर्मिनल होता है। सिंगल और लार्ज कप लाइक नर्व टर्मिनल, ये टाइप 1 है, ये टाइप 2 है। तो फिलहाल इसकी बात हो रही है। जबकि जो टाइप 2 सेल्स हैं ये सिलिंड्रिकल होते हैं विथ मल्टीपल नर्व टर्मिनल्स एट द बेस। फ्रॉम द अपर सरफेस ऑफ ईच सेल प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं सिंगल हेयर, द काइनोसीलियम एंड अ नंबर ऑफ अदर सीलिया। ये सिंगल हेयर काइनोसीलियम है और ये नंबर ऑफ अदर सीलिया होते हैं, द स्टर्कोसीलिया जिनको हम कह रहे हैं। काइनोसीलियम, स्टर्कोसीलिया। काइनोसीलियम जो है ना ये थिकर होता है और ये लोकेटेड होता है एज पे, एज ऑफ द सेल पे। सेंसरी सेल्स आर सराउंडेड बाय सपोर्टिंग सेल्स विच शो माइक्रोविलाई ऑन देयर अपर एंड। अब जो यहाँ पे सेंसरी सेल्स है ना वो अब छोटे छोटे से माइक्रोविलाई प्रोजेक्ट कर रहा है। ये तीन तरह के हो गए सीलियास। उसके बाद है स्ट्रक्चर ऑफ द मैक्यूला। अब मैक्यूला जो है ये कंसिस्ट करता है मेनली दो हिस्सों का। इस फिगर से मैक्यूला को समझे दो हिस्सों का। नंबर 1 जो है एक सेंसरी न्यूरो एपिथेलियम होती है जो कि किस चीज़ की बनी हुई है, टाइप 1 एंड टाइप 2 सेल्स से, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह क्रिस्टा में था। ठीक है, ये न्यूरो सेंसरी एपिथेलियम हो गई। दूसरा नंबर 2 ओटोलिथिक मेम्ब्रेन होती है जो कि किस चीज़ की बनी हुई है, जेलेटिनस मास की, एंड ऑन द टॉप द क्रिस्टल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम ओटोलिथ कह रहे हैं या ओटोकोनिया। ठीक है, ये भी यहीं पे होंगे। सीलिया जो है ना हेयर सेल्स के, ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं इनटू द जेलेटिनस लेयर के अंदर। इसमें लीनियर ग्रेविटेशनल एंड हेड टिल्ट जो मूवमेंट होती है ना ये कॉज करवा देंगी डिस्प्लेसमेंट इस ओटोलिथ मेम्ब्रेन की, एंड थस जो है वो क्या करेगी, स्टिमुलेट कर देगी हेयर सेल्स को जो लाई कर रहे हैं इन डिफरेंशियल प्लेन्स।